पाकिस्तान की जनता जानती है कि अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर ये मौका हाथ से चला जाएगा। और ये आसिम मुनीर जो है इसने एक साइलेंट कू तो कर ही दिया है, तख्ता पलट तो कर ही दिया और ये तानाशाह तो बन बैठा है, लेकिन इसको जवाब देने का वक्त भी अभी है क्योंकि इसके पास अब बेतहाशा ताकत है। शहबाज सरकार तो सरेंडर कर चुकी है, घुटनों पर आ चुकी है, तो अब जनता क्या करेगी? एक इमरान खान का मामला चल रहा है, दूसरा पाकिस्तान में हुकूमत और आसिम मुनीर के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, जैसे कराची की तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल। वैसे तो कराची में, रावलपिंडी में, लाहौर में सब जगह पर आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं और अभी तक जो इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई तक सीमित था वैसा नहीं है। अब वो सारे लोग जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं किसी ना किसी वजह से, सिंध में आज़ादी की तहरीक चलती है, सब लोग, वकील, स्टूडेंट्स, पश्तून हो, पठान, कारोबारी, कामकाजी लोग जगह जगह सड़कों पर आ रहे हैं। मतलब उस वक्त तो इन्होंने जोर जबरदस्ती के बल पर संशोधन करा लिया अपने संविधान में और आसिम मुनीर को सबका बाप बना दिया, लेकिन लोगों को अब यह लग रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या है। पूरा पाकिस्तान जल जाने की स्थिति में है, जगह जगह से तोड़फोड़, आगजनी, आंसू गैस, दंगा फसाद, बस यही खबरें आ रही हैं और मुनीर की वर्दी और गुंडागर्दी के खिलाफ पूरा पाकिस्तान उबल रहा है। कुछ तस्वीरें देख लीजिए। तो ये जो हमारी स्पेस है, जहां हम रियासत की क्रिटिक करते हैं, जहां हम रियासत से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, उस स्पेस हमारे लिए खत्म हो जाएगी। शेम, 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 शेम। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। तो ये आजादी के नारे गूंज रहे हैं कराची में, सिंध में। ये नारे अभी तक ज्यादातर इनके बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में लगते थे। बलोच और पठान, ये पठान लोग नहीं है और कराची में होना और ज्यादा सिंधी लोग हैं। ये सिंधी लोग हैं, वही इसलिए कह रहा हूँ कराची में तो सिंधी भाई सूबे कितने हैं वहां। पीओके में तो अभी गोलीबारी हुई थी, अभी इतने लोग मारे गए थे। वो आजादी चाहते हैं, पठान पश्तून आजादी चाहते हैं, बलोच आजादी चाहते हैं, एक पंजाब बचा हुआ है। अब ये सिंधी लोग नारे लगा रहे हैं आजादी आजादी के। पूरे देश के अंदर एक पंजाब सूबा है केवल जहां अभी तक ऐसी आग नहीं दिखाई दे रही। वैसे वहां भी अलग अलग एथनिसिटीज के और लोग हैं जो बड़े परेशान हैं। लेकिन आसिम मुनीर क्या कर रहा है? वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा है, सीडीएफ बन गया है। तो अब सीडीएफ बनने के बाद तेवर देखिए साहब आप उसके। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था ना सीडीएफ का, तो सांसें अटकी हुई थी, एक खबर नहीं छपी एक हफ्ते तक आसिम मुनीर को लेकर के पाकिस्तान के अखबारों में भी। लेकिन जैसे ही सीडीएफ बनने के फैसले पर जरदारी ने जो राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, मुनीर की बाँछें खिल गई। अब वो खुलेआम धमकियां भी दे रहा है। कल वो रावलपिंडी में था, डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में उसे सलामी दी गई। फिर उसने तीनों सेनाओं को संबोधित किया क्योंकि अब वो तीनों सेनाओं का बॉस है, केवल सेना का बॉस नहीं है। और सबसे पहले उसने भारत को धमकाया, फिर अफगानिस्तान को धमकाया। कहा कि पाकिस्तान, भारत का नाम लेके, अगर भारत ने अब कोई और जरूरत की तो पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा जोरदार जवाब देगा, भारत किसी मुगालते में न रहे। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अब और भी घातक होगा। और मुनीर की बातों में सीडीएफ बनने का गुरूर भी अब साफ साफ दिखाई देता है। अफगानिस्तान के लिए उसने कहा कि अब अफगान लोगों के पास, मतलब तालिबान के पास एक ही ऑप्शन है, अब या तो वो तहरीके तालिबान टीटीपी को चुन ले जो इनके यहाँ सुसाइड हमले करता है, या वो पाकिस्तान को चुन ले। अब ये तो सीधी खुली धमकी है कि अगर तुम टीटीपी को नहीं रोकोगे तो फिर हम अब तुम पर खुलकर हमला करेंगे और हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुनीर के पास चाहे सेना या मतलब उतनी सेना के पास इतनी औकात है कि दोनों मोर्चों पर वो अब अपने दोनों दुश्मनों का मुकाबला कर भी सके, वो भी तब जब घर के अंदर आग लगी हुई हो। कल ही हमने पीटीआई के नेता का आपको एक स्टेटमेंट दिखाया था कि कोई भी फौज जंग नहीं जीतती जब तक लोग उसके साथ ना हो। तो यहां तो पूरे देश में आग लगी हुई है और फिर भी बातें बड़ी बड़ी। समीर जी देखिए, कल चार्ज संभाला आसिम मुनीर साहब ने और कल ही नया ऑर्डर दे दिया उन्होंने। उनके लिए नई विदेशी गाड़ी आ रही है एक, और बिल्कुल जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी जिस गाड़ी में नहीं जाते वैसी गाड़ी उनके लिए आ रही है, जिसपे कोई मिसाइल का अटैक नहीं होगा और सारी सुविधाओं से युक्त बड़ी गाड़ी उनके लिए। अच्छा। कल ही सेना ने ऑर्डर कर दिया कि भाई अब मुनीर साहब के लिए एक नई गाड़ी आनी है। और मुनीर साहब ने कल बैठक के बाद, अब आप स्थिति देखिए, कल मुनीर साहब ने बैठक ली और उसके बाद जो दोनों वायुसेना प्रमुख जो है और जो नेवल प्रमुख थे उनसे कहा मुनीर साहब ने मीटिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा साहब आपने आज पार संभाला पर सोमवार को बात करेंगे।
तो अभी ये स्थिति है कि कल वो चाहते थे बैठक हो जाए रात को ही रावलपिंडी में, और कल दोनों प्रमुखों ने कहा कि मंडे को इस मंदिर में अपन बैठक करेंगे, आगे क्या करना है क्या नहीं। तो अब ये दिखने लगा है कि भाई मुनीर भले ही संविधान संशोधन कर अभी पावरफुल बन गया है, लेकिन उसका जो एक्सेप्टेंस सेना के अंदर होना चाहता वो अभी नहीं हुआ खासकर है, एयरफोर्स और नेवी में। बिल्कुल दोनों में। और वो आने वाले दिनों में ये दिखेगा, क्योंकि अभी कई नियुक्तियां होनी है और आसिम मुनीर अपने लोगों को सब भाई अभी इनको देखिए वाइस चीफ बनाना है, वो सब स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर, न्यूक्लियर कमांड का कमांडर। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों सेना जो प्रमुख है, एयर के जो है और नेवी के जो है, उनको हटा के आसिम मुनीर अपने भरोसेमंद लोगों को लेकर आना चाहते हैं वहां, तो वहां अलग एक तरह का सत्ता संघर्ष। मैंने तो एक खबर और देखी है, अब ये पाकिस्तान के लोगों ने ये खबर डाली है कि ये जो एक हफ्ता नोटिफिकेशन नहीं आया ना इसका, और वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो पहले बहरीन और फिर लंदन भाग गए ताकि मुझे यहां पर आके ये प्रेशराइज ना करें नोटिफिकेशन के लिए। पता खबर में ये था कि नवाज शरीफ को भी लंदन जाना था अपने भाई के साथ, ये दोनों बैठ के वहां पर मंत्रणा करते, लेकिन एक तरीके से हॉस्टेज बना लिया गया नवाज शरीफ को कि तुम्हारा भाई जब तक नहीं लौटेगा तुम नहीं जाओगे, पहले ये काम पूरा करके जाओ। सर ये मुमकिन है पाकिस्तान में? बिल्कुल मुमकिन है। और हम लोग कहानी कुर्सी की नहीं, वही बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही मुमकिन है। और हम लोग बार बार कह रहे थे कि यहाँ से नवाज शरीफ के लिए और शरीफ भाई के लिए कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आज के दिन में अब आसिफ मुनीर उन्हें जो कहेगा वो करने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं खुला हुआ है। पहले वो प्रधानमंत्री के तौर पर हो सकता है, आज भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर जो प्रोटोकॉल है उसमें वो अपर हिरार्की में है, लेकिन सच तो यह है कि सत्ता का जो तंत्र है वो उसके वहां पर है। अभी आप जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान में शासन कौन चलाता है? पाकिस्तान में शासन न बलूच के लोग चलाते हैं, न सिंध के लोग चलाते हैं, पंजाबियों का शासन होता है। पंजाब जितने ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, वहां का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन डोमिनेट करता है? उसमें कोई पश्तून या सिंधी नहीं डोमिनेट करते हैं, ये पंजाबी लोग डोमिनेट करते हैं। और यही पंजाबी लोग जो है वो बांग्लादेश बनने का भी कारण थे, और यही पंजाबी लोग जो हैं वो सिंध और बलूचिस्तान के अंदर यदि कल आजादी के मूवमेंट को हवा लगी और बाकी लोग ये लोग वही जिम्मेदार। सर चलिए अब दूसरी बड़ी जंग की बात कर लेते हैं, यूक्रेन और रूस की। इसको लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप साहब का आया है, और इससे अब ये सारा जो भी ये शतरंज की बिसात पर चालें चली जा रही थी ना, सब पता लग गया किसका गेम क्या है। ट्रंप जेलेंस्की से नाराज हैं और उन्होंने खुलकर ये कहा वेरी अपसेट विद जेलेंस्की। अब जेलेंस्की को क्या कह दिया आपको आगे बताता हूं, पहले लंदन चलिए हमारे साथ। आप लंदन में कल जेलेंस्की ने यूरोप के लोगों से देशों के नेताओं से मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर, ये तीनों थे वहां पर, और इनके साथ उनकी अलग से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब अमेरिका में यूक्रेन के डेलीगेशन जो हैं वो अमेरिका का जो शांति वार्ता का मसौदा है उस पर वहां बात कर रहे थे। उससे पहले जेलेंस्की की उन दो लोगों से मुलाकात हुई जो पुतिन से मिलकर आए थे, ट्रंप के दामाद और उनके विशेष दूत, और उसके बाद ये यहां पर पहुंचे हुए थे। तो यहां पहुंचने के बाद ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तीनों ने एक सुर में कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा अब ये केवल यूक्रेन की आजादी की बात नहीं है, उसकी सुरक्षा की बात नहीं है, ये यूरोप की सुरक्षा की बात है। मैक्रोन ने उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा कि अभी हमारे हाथ में बहुत पत्ते हैं, यूक्रेन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे।